गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी विद्वान गणों का पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 43 यानी लेसन 43 जयपुर की सैर उसे कंप्लीट करेंगे। जयपुर हम अभी जयपुर में हमारा रेजिडेंस है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि इस पाठ को पढ़ाने में, और जो पुरानी यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो जाएगी। और आशा करती हूँ कि अगर किसी को घूमने का मौका मिले तो जयपुर ज़रूर जाइएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लीन और हेरिटेज सिटी है। तो देखिए, एलटीसी आप सभी को पता है, जो कर्मचारियों को मिलती है, गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको। और इसके रूल्स होते हैं कुछ, ये रूल्स हमें यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा हिंदी को देखना है। तो सब सेट हो गया, इट्स ओके, हम चलते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा चेंजेस किया है मैंने मोबाइल के फ़ॉन्ट में भी चेंज किया है। अब देखो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं जयपुर की सैर, और पहला पैराग्राफ जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। पिछले महीने एलटीसी लेकर मैं अपने परिवार के साथ जयपुर की यात्रा पर गया। लेखक बोल रहा है, ये इसमें भी हमें किसी का नाम नहीं पता है और लेखक ही बोल रहा है। पर चलो हम पहले अपने बोध प्रश्न देख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं, थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। इतना पीछे तो नहीं जाना चाहिए। बोध प्रश्न कहाँ गए? ये रहे। इसमें बोध प्रश्न है भी नहीं क्या? मुझे तो दिखाई नहीं दिए भाई। विलोम शब्द आ गए, स्थानापति, फिर ये आ गया। बोध प्रश्न मुझे कहीं इसमें दिखाई नहीं दिया है। आई थिंक इसमें नहीं है। और इसमें कुछ नमूने के जो अलग प्रकार के कुछ वाक्य जो दिए उनको पूरा करना है, और हमें बोध प्रश्न नहीं दिए हैं। और चलो, हमें सुविधा हो गई है कि हमें जो है याद नहीं करने पड़ेंगे, है ना। तो चलो, पिछले महीने, लेखक ही बोल रहा है, पिछले महीने एलटीसी लेकर मैं अपने परिवार के साथ जयपुर की यात्रा पर गया। तो फिर क्या हुआ बताइए आगे। जयपुर के लिए हमने रात की गाड़ी पकड़ी थी, रेलगाड़ी। लेखक जाता है और बता रहा है कि मैं जयपुर गया, तो हम परिवार के साथ गए थे। तो हम कौन से साधन से गए थे, कैसे ट्रेवल किया था, तो वो बोल रहा है कि हम गए थे गाड़ी से। सुबह 5 बजे हम जयपुर पहुंच गए और कुछ अंधेरा था। हमने अपना सामान क्लॉक रूम में जमा किया। क्लॉक रूम होता है ना, आप सबको पता है। थोड़ी देर हमने प्रतीक्षालय में, जो हमारे वेटिंग रूम होता है, उसे प्रतीक्षालय में विश्राम किया, रेस्ट किया। वहीं पर नहा धोकर तैयार हो गए। तो ये बता रहा है कि हम 5 बजे पहुंचकर जो रेलवे के अंदर क्लॉक रूम होता है, सामान रख दिया। और फिर जो हमारा जो है प्रतीक्षालय जो होता है, उस प्रतीक्षालय यानी वेटिंग रूम में, ये रहा वेटिंग रूम में, हमने विश्राम किया और वहाँ से हम रेडी होके निकल गए घूमने के लिए। इतने में दिन निकल आया। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो सूरज दिखाई देता है। दिन निकलना मतलब सूरज दिखाई दे रहा था। हम लोग बाहर निकले, सामने कई दुकानें थी, कुछ होटल थे। एक होटल में हमने नाश्ता किया। मैंने मावा बाटी खाई। क्या खाई? मावा बाटी जयपुर में होती है, कुछ खाने की कुछ चीज़ है। मेरी पत्नी ने परांठा खाया। बच्चों ने बीकानेरी रसगुल्ले खाए। वहाँ के रसगुल्ले जो है जयपुर में, यहाँ बोलते ये हैं कि बंगाल के रसगुल्ले बहुत अच्छे हैं, पर जयपुर में जैसे हैं वैसे मुझे उस तरह का टेस्ट मुझे यहाँ नहीं मिला। और वहाँ है ना, जो स्पंजी रसगुल्ले होते हैं वो हमारे, कितना बड़ा बताऊँ आपको, आपने पोटैटो देखे हैं और बड़े टोमेटो जो होते हैं, मौसमी कह सकते हैं, मौसमी
इससे थोड़ा सा छोटा है ना, इतने बड़े बड़े वहाँ पे स्पंजी जो रसगुल्ले होते हैं, जैसे हम स्पंज टाइप के, उसको प्योर दूध से बनाए जाते हैं जो आप फास्ट में भी खा सकते हैं। तो इस टाइप के वहाँ से मैं बहुत खाती थी, मुझे याद आ रही है। यहाँ मुझे नहीं मिला, यहाँ मुझे ऐसा रसगुल्ला नहीं मिला। काफ़ी शॉप से मैंने ट्राई किया पर मुझे लगता है ये मिलावटी ही मुझे मिला है, कोई अच्छा मुझे यहाँ खाने को नहीं मिला। हल्दीराम से भी मैंने टेस्ट किया, उसके बाद तिवारी से भी मैंने टेस्ट किया, और एक शॉप और है बालीराम, पता नहीं बलिकनाथ ऐसी कोई शॉप है, बॉलीगंज है या क्या, बालीगंज है आपका, इसके अंदर, वहाँ भी मैंने ट्राई किया था। अलग अलग हैबिट होती है। चलो, तो वहाँ जो बीकानेरी नाम से रसगुल्ला होता है वो खाए। लेखक ने क्या खाया था, मावा बाटी, और पत्नी ने परांठा, और बच्चों ने रसगुल्ले खाए, बीकानेरी रसगुल्ले। जयपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का किला है, दैट इज़ वेरी नाइस। वेरी नाइस इन द सेंस है कि उसके अंदर आपको हिस्टोरिकल जो है ना, राजा महाराजाओं के बनाए बनाए हुए महल दिखाई देते हैं, मतलब वो हिस्टोरिकल वे से अच्छा है। बाकी जैसे हम यहाँ के माता के पंडाल देखते हैं, उनके सामने तो इतना इतना कुछ भी नहीं है, मतलब हिस्टोरिकल महत्व है उसका, इसीलिए उसे बोला जाता है कि आमेर का किला। दूसरा, वो पहाड़ी की चोटी पे है, तो इसीलिए जो भी थोड़ा सा लोग वहाँ घूमने जाते हैं। और यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। हमने टैक्सी ली और आमेर पहुँच गए। जयपुर से आमेर किले का मेन सिटी है, वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आमेर में शीश महल देखने लायक है। हाँ, ये महल काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा है, शीश महल है। क्या है आमेर में, शीश महल है, देखने लायक है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है, ये भी अच्छा है। हमने मंदिर में देवी के दर्शन किए। वहाँ हमने मंदिर के पास बाजार देखा, बाजार में मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ खरीदी। हमने टैक्सी की और शहर वापस आ गए। अब वो सब वहाँ घूम लिए और शहर वापस आ चुके हैं। हमने एक होटल में खाना खाया, उसके बाद हमने हवा महल देखा। हवा महल जो है, एक्चुअली मैं ना 10 साल पहले जयपुर आई थी, तो मैं स्टडी करने के लिए आई थी, और उस टाइम मैं किसी कोचिंग में जाती थी। तो जैसे ही कोचिंग ऑफ होती थी तो सुना था ना कि जयपुर में हवा महल है, ऐसे है, तो मैं ना, मुझे आज भी याद है कि मैं अकेली ही उस हवा महल को देखने के लिए निकल गई। वहाँ से छोटी सी, पता नहीं ये कम ही पैसों में टिकट थी, मुझे याद नहीं है। टिकट लेने के बाद बहुत से फॉरेनर थे वहाँ, उनके बीच मैं बहुत छोटी थी, ऐसे घूमते घूमते मैं हवा महल पहुँची। तो उस हवा महल में वैसे नहीं कहना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है जो देखने लायक का, लेकिन उसका नाम ही हवा महल है। तो वहाँ पे 947 या ऐसी कुछ खिड़कियाँ हैं, 900, आप 945 और 950 के बीच में वहाँ खिड़कियाँ हैं, 950 के बीच में थोड़ी सी। अ, तो उन खिड़कियों में और हवा निकलती है, मतलब छोटे छोटे ऐसे होल हैं जहाँ से हवा पास होती है, इसीलिए उसे हवा महल बोलते हैं। और फिर मैंने जो अंग्रेज़ों के साथ में एक गाइड था जो उनको बताता हुआ चल रहा था, तो मैं भी उनके पीछे हो ली। तो उनको गाइड करता हुआ चल रहा था कि यहाँ की जो महारानियाँ जो है, उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, इसलिए जब भी राजा युद्ध से लड़के आते थे, या जब भी कोई बाहर कोई प्रोग्राम होता था, या कोई झांकियाँ निकलती थी, महारानी लोग जो है ना, वो उस ऊपर जो बहुत ऊपर जो खिड़की होती थी, उन हवा महल की खिड़कियों से पूरे शहर का नज़ारा देखती थी, और वहाँ से हवा आती रहती थी, तो इसीलिए उसका नाम हवा महल पड़ा। ये रीजन है, सवाई प्रताप सिंह ने इसे बनाया था। तो इस टाइप से मैं देख के वापस आ गई, मुझे लगा ऐसे ही पूरा टाइम वेस्ट किया हवा महल के पास ही। हाँ, ये बहुत अच्छा है, हवा महल के पास जंतर मंतर है। तो ये फिर मैं दूसरे दिन कोचिंग से गई थी, भाग के मैंने काफ़ी उस टाइम काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत शौक था ना, किताबें पढ़ते थे कि हवा महल है ये, जंतर मंतर के अंदर जो है वहाँ पे। और ज्योतिष ही बोलते हैं ना, ज्योतिष की वहाँ पे वॉच लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है, और हमारी जो राशियाँ होती है, जैसे कुंभ, किसी की सिंह होती है, तो ये राशि है ना, वहाँ पूरा एक कैसे समझाऊँ, वहाँ है ना, इस टाइप से बहुत बड़ा एक चबूतरा कह सकते हैं, इस टाइप से ना, गोल गोल एक बना हुआ है जिसपे पूरी राशियाँ लिखी हुई है, और उन्हें देख के आप अपना मतलब भविष्य जान सकते हैं, ऐसा उनकी मान्यता है। तो वो राशियाँ वहाँ लिखी हुई है, फिर वहाँ से ना उन राशियों को सूरज का डायरेक्शन, मतलब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कैसा, वहाँ कैसा, इस टाइप से। जब मैं छोटी थी, मुझे याद नहीं है, वो लोग समझा रहे थे, मेरे को ये था कि देखने के लिए क्या है, तो मैं ऐसे ही घूम घूम के आ गई। उसके बाद 10 सालों से मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद हम स्टडी करने लगे, हमें टाइम ही नहीं मिला। यहाँ एक वेधशाला है,
हाँ, उसी के अंदर ये वेधशाला है और वेधशाला के ऊपर आपको ये लिखना है, 2 मात्राएं लगानी है, ठीक है। और वेधशाला का निर्माण जो है सवाई जयसिंह ने करवाया था। और हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा, काफ़ी बड़ा है। इसके बाद रामनिवास बाग आ गई। रामनिवास बाग भी बहुत अच्छा है। ये मैंने मेरी फैमिली के साथ देखा था। और वहाँ कला संग्रहालय है, वहाँ पे कला संग्रहालय बहुत अच्छा है भाई। इसमें बहुत सारी पिक्चर्स रखी हुई हैं और राजा महाराजाओं के हिस्टोरिकल जो बड़ा दर्शनीय है। विक्टोरिया मेमोरियल है यहाँ, इस टाइप से है, बहुत अच्छा। वहाँ हमने सुंदर कलाकृतियाँ देखी। संग्रहालय में जयपुर के महाराजा राजा, उनके कपड़े, अस्त्र शस्त्र, उनके चित्र रखे गए हैं। यही होते हैं संग्रहालय में। तो राजस्थान को पहले क्या कहते थे, देखिए ये क्वेश्चन है। राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। किससे? राजपूताना। राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध थे। राजस्थान अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। पधारो हमारा देश लोकप्रिय गीत इसी भावना पर लिखा गया है ना। पधारो हमारे देश लोकप्रिय गीत है, क्यों लिखा गया है? क्योंकि अतिथि जो होते हैं, गेस्ट जो आते हैं उनके लिए राजस्थान के लोग हैं अपनी दिल जान से उनका स्वागत करते हैं और यानी अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। वो गेस्ट को एक भगवान का रूप मानते हैं, मेहमान मानते हैं। हम खुद मानते हैं, हम अगर कुछ भी हमारे घर आते हैं तो हमारे पास जो भी होता है, हमें होता है कि हम बाद में खाते हैं और उन्हें पहले देते हैं। क्या हो गया? तो उसके बाद है ना, इस तरह से, इसीलिए जो है राजस्थान का जो ये एक लोगो है, ये एक पधारो हमारा देश जो है हमारे काफ़ी जो है साइन बोर्ड पे लिखा हुआ आपको रोड पे मिलेगा। और जहाँ भी आप हिस्टोरिकल पैलेस में जाएंगे ये वहाँ भी डेकोरेट किया हुआ है। सॉरी। उसके बाद देखिए इस पे सवाल भी बनते हैं कि राजस्थान का लोकप्रिय गीत जो है पधारो हमारे देश जो है किस भावना पे लिखा गया है? तो अतिथि सत्कार के लिए ये लिखा गया है। शाम को जो है बड़ा बाजार जो है आपकी कोलकाता में है क्या, मुझे याद नहीं है, शायद किसी ने मुझे बताया। पर बड़ा बाजार जो है राजस्थान का जो है बहुत प्रसिद्ध है। सब सामान आपको, सब चीज़ें वहाँ मिल जाती है, शॉपिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मेरी पत्नी ने बंधेजी साड़ियाँ खरीदी। देखो बंधेज जो होता है ये राजस्थान की स्पेशल जो है स्पेसिफिक जो है साड़ियाँ होती है। जैसे राजस्थान के अंदर जयपुर की साड़ियाँ और रजाई जो होती है अपन ओढ़ते हैं सर्दियों में, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। जबकि जोधपुर जो है राजस्थान के थोड़ी सी दूरी पे है, हमारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, जिसकी जूतियाँ बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि उनकी डेकोरेशन, उनके ऊपर कढ़ाई जो होती है ना ऊपर से, वो अलग है। तो बंदेज की साड़ियाँ बोलते हैं इन्हें। एक्चुअली मेरी फैमिली में कोई साड़ी नहीं पहनता है, तो हमने सुना है, किताबों में पढ़ा है। तो लेखक की पत्नी ने बंदेज की साड़ी खरीदी, बच्चों ने लकड़ी का सामान, खिलौने खरीदे, मैंने जयपुरी जॉकेट खरीदी। जयपुरी जॉकेट क्या होता है भाई? जॉकेट क्या चीज़ होती है? जैकेट होगा जो है ना हम सर्दियों में पहनते हैं, कि आपका जैकेट जो है, जैकेट डायरेक्ट, जॉकेट तो नहीं सुना मैंने कोई चीज़। तो उसके बाद जो है एक मित्र ने हमें शहर से 10 किलोमीटर, हाँ ये बहुत अच्छा है, चोखी ढाणी में आमंत्रित किया। एक मित्र ने हमें शहर से 10 किलोमीटर स्थित चोखी ढाणी में आमंत्रित किया। रात को 1-2 बज चुका है और ये पीएम का ट्वीट भाई, मुझे लग रहा है मैंने फ़्लाइट मोड नहीं किया, तो मैं इसे फ़्लाइट मोड कर ही देती हूँ। और उसके बाद जो है हमने चोखी ढाणी में उन्हें आमंत्रित किया। और चोखी ढाणी राजस्थान जीवन शैली का जीता जागता उदाहरण है। एक मित्र ने उन्हें चोखी ढाणी पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। हमने वहाँ लोक नृत्य देखे और राजस्थानी दाल बाटी चूरमा खाया। दूसरे दिन हमने झीलों की नगरी उदयपुर के लिए प्रस्थान कर लिया। तो देखो राजस्थान का जो चोखी ढाणी है वो एक्चुअल मैंने नहीं देखा है, क्योंकि जब मैं स्टडी करने आई तो उस टाइम मैं ना अकेली थी और मैं उसी जगह, जो मुझे लगता हवा महल क्या है, क्योंकि बच्चे लोग तो यही चलते कि हवा महल, हवा पता नहीं क्या होगा,
तो जो मैंने देख लिया, जंतर मंतर मैंने देख लिया, जो मेरी कोचिंग के नियर बाई था मैंने देखा। चोखी ढाणी जो है ये रात को लोग जाते हैं, तो रात को मैं कहीं नहीं जाती थी, अभी भी नहीं जाती। तो इसमें क्या होता है कि रात को राजस्थानी, जैसे आप लोग जाएंगे तो राजस्थानी ड्रेस पहन पहन के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और राजस्थानी भोजन, आपको पूरा राजस्थानी कल्चर है वहाँ पे, राजस्थानी डांस आपको दिखाया जाएगा, और सब कुछ राजस्थानी ही मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे होटल्स भी शायद उस ढाणी के अंदर ही कुछ होगा राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड रहना। और राजस्थान का सबसे, जैसे बंगोली रसगुल्ला प्रसिद्ध है, उसी तरह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन, तो व्यंजन आप जिसे बोल सकते हैं वो है दाल बाटी चूरमा, पर मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअल हम बेसिकली हम हरियाणा से हैं, तो उसमें क्या है कि मैं ये दाल बाटी चूरमा कभी कहाँ खाया, मुझे मिला ये हमारे मैं लेक्चर देती थी पीएचडी में, तो ये जो हमारे सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, इसमें हमें खाना दिया जाता है, और उसके अंदर हमने ये दाल बाटी चूरमा मैंने खाया। मुझे नहीं अच्छा लगता, पर होता बहुत टेस्टी है, लोग कहते हैं फेमस है। झीलों की नगरी उदयपुर है, यहाँ मैंने पढ़ाई की थी, उदयपुर भी, तो ये भी बहुत ही अच्छी जगह है। तो लेखक ने आनंद लेके उदयपुर के लिए अपना प्रस्थान किया, और हम चलते हैं हमारे शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ के अंदर सबसे पहला है यात्रा, ट्रेवल करना सबको पता है, ब्रेकफास्ट नाश्ता, गाड़ी ट्रेन, पुराना ओल्ड, अंधेरा डार्कनेस, मंदिर टेम्पल होता है, प्रतीक्षालय हमने देखा था वेटिंग रूम है, वेधशाला जो है ऑब्जर्वेटरी होता है, इसके ऊपर दो ऐसे लगा लेना, ऑब्जर्वेटरी माने मतलब देखने के लायक, कोई चीज़ निहारना जिसमें कुछ रखा हुआ हो। और कलाकृतियाँ हमारी आर्ट वर्क्स होते हैं, जिसे हम कलाकृतियाँ बोलते हैं, आर्ट के यानी आप कह सकते हैं घर से बनी हुई चीज़ें, मोस्टली लोग है ना घर पे जैसे लकड़ी की कुछ चीज़ें बनाते हैं उस टाइप से। संग्रहालय होता है, सबको पता है, म्यूजियम, पोर्ट्रेट चित्र होता है, अस्त्र शस्त्र जो होता है, आर्म्स वेपन्स होते हैं, इसमें कुछ शब्दार्थ हमारी ज़्यादा है। लोकगीत जो होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, ये राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध हैं। फोक सॉन्ग यानी लोगों के गीत जो गाँव में लोग गाते हैं, दैट इज़ द फोक सॉन्ग, है ना। और खिलौने सबको पता है, और जीवन शैली लाइफस्टाइल पता ही है। व्यंजन जो होता है हमारा, फूड आइटम्स होते हैं, व्यंजन दो तरह के होते हैं इसमें, तो फूड आइटम है ना। एक व्यंजन होते हैं स्वर और व्यंजन, वो व्यंजन होते हैं नॉन लिविंग थिंग, हमारी हिंदी से संबंधित होते हैं, और ये व्यंजन होते हैं हमारे खाने से संबंधित होते हैं। झील होती है लेक, सबको पता है, इधर देखो। बैंगल्स होती हैं चूड़ियाँ, विश्राम होता है रेस्ट, शहर होता है सिटी, निर्माण होता है कंस्ट्रक्शन। उसके बाद सांस्कृतिक टिप्पणी के लिए हमें मावा बाटी, मावा बाटी क्या होती है, खोए की बाटी। अब आप देखिए खोया क्या होता है, खोया दूध को गर्म करके, मावा जिसे बोलते हैं, मावा देख लो, दूध को गर्म करके, और जब दूध बिल्कुल बिल्कुल गर्म, थोड़ा थोड़ा गर्म करने के बाद जो बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है ना, मतलब इसी कैसे बोलें, सॉलिड रूप में थोड़ा सा बच जाता है इकट्ठा हो गए ना, काफ़ी देर गर्म करने के बाद, तो वो मावा टाइप बन जाता है। तो फिर उसकी ना बाटी बनाई जाती है, बाटी मतलब पेड़े बोल दो आप उसको, पेड़े बनाए जाते हैं, तो खोए की बाटी उसे मावा बाटी कहते हैं। या कटोरी नहीं होती अपनी, कटोरी क्या बोलते हो आप लोग, कटोरी जैसे बिल, हरियाणा में हम बिरली बोलते हैं, कटोरी तो सभी बोलते होंगे ना, स्टील की होती है जिसमें सब्जी डाल के खाते हैं, उस टाइप का आकार दे देते हैं ये लोग मावा को, तो वो क्या होगी, मावा बाटी। वैसे मावा हमारे राजस्थान का अलवर का बहुत प्रसिद्ध है, हाँ, पर मैंने नहीं खाया है, जबकि मेरे पापा वहाँ सर्विस करते थे, पर उस टाइम हमें पता नहीं था, बच्चे थे, हमें जो खिलाया वो खा लिया। बीकानेरी रसगुल्ले जो है, बीकानेर में खास तौर से बनने वाले रसगुल्ले हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। हवा महल जो है जयपुर में स्थित ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक पर भी दो बिंदी आएगी, ठीक है। अतिथि सत्कार जो है, घर आए मेहमान का आदर करना, मैंने बताया था। पधारो हमारे देश मेरे देश आइए, पधारो होता है आइए, राजस्थानी में ये राजस्थानी जो हमारा शब्द है, जिसमें हम कहते हैं ना पधारो जी, एक्चुअल हमारे तो हिंदी ही बोलते हैं या फिर हरियाणवी बोलते हैं, क्योंकि हम हरियाणा से आए थे। और वैसे राजस्थान में प्योर राजस्थानी जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि पधारो, आओ, आइए, म्हारे, मेरे, देश देश होता है ना।
बंदेज की साड़ियाँ जो होती है, देखो कैसी साड़ी होती है। साड़ी में जगह जगह सूती डोरियों को बांधकर और रंगकर तैयार की जाने वाली विशिष्ट प्रकार की साड़ियाँ हैं। साड़ियों में जगह जगह सूती डोरियों को, सूती आप समझते हैं, और डोरी भी आप पतली पतली डोरियाँ होती है जिन्हें बांध करके काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। एक्चुअल हम तो साड़ी नहीं पहनते, तो इस टाइप की ये साड़ियाँ होती हैं। आन बान शान, राजपूत अपनी आन, आन यानी गरिमा, बान यानी वचन, और शान के लिए प्रसिद्ध है। शान यानी इज्जत, आदर के लिए, ठीक है। तो राजपूत जो है हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा है और काफ़ी एटीट्यूड वाले भी हैं। व्युत्पन्न जो होता है, मैंने हमारे अभी एक दो पार्ट में पीछे नहीं आया, बाकी पहले आया था। व्युत्पन्न क्या होता है कि उत्पत्ति होना, ठीक है। एक शब्द से दूसरा शब्द हम कैसे बनाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द व्युत्पन्न या मेकिंग ऑफ वन वर्ड फ्रॉम अनदर। दर्शन जो होता है ना, दर्शन जो होता है, भगवान के दर्शन किए तो दर्शन करना हमारी क्या होती है, आप कह सकते हैं, अगर दर्शन करना बोलेंगे तो आप इसे क्रिया बोलेंगे, आप इसे वर्ब बोलेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट उसे दर्शन बोल रहे हैं तो ये संज्ञा हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। यहाँ पे हमें दर्शन दिया है तो दैट इज संज्ञा यानी देखना, भगवान के दर्शन करना। दर्शनीय स्थान है, दर्शनीय जब आ जाएगा ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हो जाएगा। वंदन, वंदनीय, ये भी सेम ही है, संज्ञा और विशेषण। पठन, पठनीय, कई लोग पठन को पठनीय बोलते हैं, दैट इज द रॉन्ग वर्ड, है ना। विलोम शब्द होता है विपरीत अर्थ वाले, यानी उल्टा अर्थ निकालना। पुराना का हम बोलेंगे कि इसका विपरीत अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे नया। फिर हम बोलेंगे बड़े का छोटा। प्रस्थान मतलब कोई चीज जाती है, और आगमन आना। प्रस्थान हम गाड़ी को भी बोल सकते हैं या किसी व्यक्ति का भी बोल सकते हैं, इधर उधर जाने वाला। स्थानापति अभ्यास के लिए हमारे पास फिर से जो है कुछ वाक्य आए हैं जिन्हें हम देखते हैं, और इसमें भी हमें बोल्ड शब्द दिए हुए हैं, उनको हटाकर कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा करना है। तो देखिए, किताब है, राम ने किताब पढ़ी, राम ने कविता पढ़ी, राम ने कहानी पढ़ी, राम ने उपन्यास पढ़ा, राम ने लेख पढ़ा, राम ने नाटक पढ़ा। 2 नंबर देखिए, राधा ने खाना खाया, राधा ने मिठाई खाई, रोटी सब्जी दाल डोसा सब कुछ खाया। उसके बाद है ना 3 नंबर देखिए, क्या आपने फिल्म देखी, क्या आपने नाटक देखा। ये सारे शब्द हैं, इनको फिल्म की जगह रखना है, ठीक है। और 4 नंबर देखिए, मैंने आज का अखबार नहीं पढ़ा। मैंने जो बोल्ड दिख रहा है ना, इसकी जगह आपको ये सारे शब्द रखने हैं। तो क्या लिखेंगे, राघव ने आज का अखबार नहीं पढ़ा, सरला ने आज का अखबार नहीं पढ़ा, इस टाइप से सब वाक्य बनेंगे। उन्होंने बाजार में से दवाई खरीदी, तो दवाई जो है उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, स्कूटर, टेलीविज़न, कपड़े, फर्नीचर। उन्होंने बाजार से स्कूटर खरीदी, स्कूटर खरीदी ना, तो अब क्या आएगा, खरीदी नहीं आएगा। उन्होंने बाजार से स्कूटर खरीदा, उन्होंने बाजार से टेलीविज़न खरीदा सॉरी, उन्होंने बाजार से कपड़े खरीदे, उन्होंने बाजार से फर्नीचर खरीदा। खरीदा जो है ये वर्ब है, और हमारी जो संज्ञा होती है, एक वचन है बहुवचन है, उसके अनुसार ये जो है बदल जाती है, या फिर पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, ऐसे। रूपांतरण अभ्यास वाले देखिए, 1 नंबर वाक्य देखिए, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी। एक में तो बोल रहा है, भविष्य की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, भाई कुछ भी हो जाए, क्या बोल रहा है, आगे की बात बता रहा है। एक बोल रहा है कि मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, दूसरे में बोल रहा है कि मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, यानी मैंने छोड़ी नहीं है उसे अभी, यानी अभी की बात बता रहा है। तो हमें क्या करना है, भविष्य वाले वाक्य को देखकर इसने हमारा अभी का जो वाक्य बनाया है, तो उसी तरह से हमें ये जो भविष्य का है इसे अभी में ट्रांसफ़र करना है। तो देखो, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, मैंने किताब नहीं पढ़ी, है ना, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, मैंने किताब नहीं पढ़ी। शर्मा जी, 1 मिनट देख रुकना इसे, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, मैंने किताब नहीं पढ़ी।
थोड़ा सा इसको एक बार गौर से देखिए। ये अभी की बात नहीं बता रहा है, ये भूतकाल की बात बता रहा है। भविष्य को भूत में ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि है ना एक छोटी सी पहचान के लिए अगर आप याद करोगे तो जिस वाक्य में ई है ना आएगा, ई आ, इस टाइप से कोई वाक्य आपको दिखाई देंगे, वो हमें भूत के बारे में बताते हैं। तो इस वाक्य को लिखना, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, ई की आवाज़ आ रही है ना पीछे, तो हमें भूत की बता रहा है। ठीक है। और इसके बाद मैं नहीं पढ़ूँगा, मैंने किताब नहीं पढ़ी। अब ये बोल रहा है कि मैंने नहीं पढ़ी, पढ़ी तो इसका मतलब पीछे की बात ही तो बता रहा है ना। मैंने ना तो पढ़ूँगा, आगे नहीं पढ़ूँगा, पीछे भी नहीं पढ़ी। वर्तमान होता तो ये बोलता कि मैं किताब पढ़ता हूँ, है ना, मैं किताब पढ़ता हूँ, ऐसे बोलता। शर्मा जी अपना सामान नहीं बेचेंगे, फ्यूचर की बात बता रहा है। मैं इंग्लिश में समझाऊंगी ताकि आपके समझ आ जाए। शर्मा जी किताब नहीं पढ़ेंगे, फ्यूचर की है। शर्मा जी ने किताब नहीं पढ़ी, पास्ट की बात बता रहा है। ठीक है। वी हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंसेस इनटू पास्ट बट फ्रॉम द फ्यूचर टेंसेस, है ना, कहाँ से, फ्यूचर से पास्ट में कन्वर्ट करना है और भविष्य से भूत में कन्वर्ट करना है। भूतकाल, वो वाला भूत नहीं है जो रात को डरते हैं बच्चे। आप यह पत्र कब भेजेंगे, आपने यह पत्र कब भेजा, है ना, आपने यह पत्र कब भेजा, पीछे का बात। क्या तुम पार्टी में कुछ नहीं खाओगे, क्या तुमने पार्टी में कुछ नहीं खाया। ठीक है, इसमें ई आ नहीं, खाया। मैंने बोला ना जिस वाक्य में ई आ इस तरह के आपको दिखाई देंगे, दैट विल बी कॉल्ड द पास्ट टेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट होता है लेकिन, है ना, सामान्य भूतकाल जिसे हिंदी में बोलते हैं। 5 नंबर देखिए, वे इस चिट्ठी का जवाब देंगे। तो वे, अब वे आ गया, आपको सोचना है कि वे आ गया, तो अब वे इस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, ऐसा वाक्य कभी नहीं बनेगा। तो देखिए, वे की जगह हम लिखेंगे उन्होंने। ठीक है, वे की जगह हम लिखेंगे उन्होंने इस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। ठीक है। संवाद के लिए जो वाक्य है, यू हैव नो नीड टू रीड दिस वन। और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अदर जो है स्थानापति ट्रांसफरेबल जो है प्रैक्टिसेस दैट आर लाइक दिस। आपने राधा को पत्र लिखा, राधा की जगह पिताजी, माताजी, दोस्त गोपाल लिख देना। एक बना के बताती हूँ। आपने राधा को पत्र लिखा, तो इसका बनेगा आपने पिताजी को पत्र लिखा। इस तरह से लगा के माता को पत्र लिखा, गोपाल को लिखा, बना लेना। उसने बाजार से साड़ी खरीदी, तो साड़ी की जगह आप ये सारे शब्द लिखना, आप लिखेंगे उसने बाजार से किताब खरीदी, उसने बाजार से कलम खरीदी, उसने बाजार से सब्जी खरीदी, इस टाइप से। गोपाल ने दूध पिया, गोपाल ने लस्सी पी, गोपाल ने, अब देखो दूध पिया लिख दिया पर लस्सी पिया नहीं लिखेंगे, लस्सी पी, पी ही लिखेंगे, है ना। और गोपाल ने चाय पी, चाय पिया नहीं लिखेंगे। हम लिख सकते हैं गोपाल ने चाय लिया, है ना, चाय ली या ऐसे, पर पी नहीं लिखेंगे। गोपाल ने रस पिया, रस पिया लिख सकते हैं। गोपाल ने रस पिया, शरबत पिया, कॉफ़ी पी, है ना, ऐसे। 4 नंबर देखिए, श्रीमती सुजाता ने किताब पढ़ी। श्रीमती सुजाता ने, ये जो पढ़ी है ना, इसकी जगह हमें खरीदना, बेचना, ये सब लिखना है। श्रीमती सुजाता ने किताब खरीदी, पढ़ी की जगह हम क्या लिखेंगे, श्रीमती सुजाता ने किताब खरीदी। श्रीमती सुजाता ने किताब बेची, श्रीमती सुजाता ने किताब लिखी, श्रीमती सुजाता ने किताब दी, है ना। देना को हम किस में बदलेंगे, दी। लेकिन इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं कुछ शब्द, नमूने के अनुसार वाक्य बनाइए। नमूने के अनुसार वाक्य बनाने हैं, तो नमूना 1 में देखिए आप कैसे, क्या दिया हुआ है। ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत डर लगा था एकदम। स्क्रीन के हिलते ही मुझे लगा सारा 30 मिनट का वीडियो गया है, चला गया और मेरी मेहनत बेकार हो गई। और थैंक्स गॉड ये यहीं पे ऑन है। और तो इसमें हम थोड़ा सा पोज हो गया, इट्स ओके, और एवरीथिंग इज ओके। तो देखिए नमूना देखिए, हाँ, मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ। अब ये कह रहा है कि नमूने में हमें क्या करना है कि जो
अब हमें बोल्ड और अंडरलाइन शब्द नहीं दिए गए हैं, अब हमें डैश 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 खाली स्थान दे दिए गए हैं, रिक्त स्थान जिसे हिंदी में बोलते हैं उन्हें फिल करना है। तो देखिए खरीदना जो है उसको हमें ये खाली जगह दी हुई है इसमें लिखना है। तो वाक्य कैसे बनाएंगे, मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ खरीदी, ऐसा वाक्य बन जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला एक नंबर देखिए, रमा ने मूर्ति। अब कह रहा है कि मूर्ति जो है ना उसके बाद हमें क्या लगाना है, ये लगाना है बनाना। तो हम लिखेंगे रमा ने मूर्तियाँ बनाई या रमा ने मूर्ति बनाई। डायरेक्ट हम लिखेंगे तो लिखेंगे रमा ने मूर्ति बनाई। उसके बाद है 2 नंबर देखिए, गोपाल ने रोटी खाई, खाना को हम लिखेंगे खाई। बच्चों ने किताब पढ़ी, अधिकारी ने घंटी बजाई, और आपने बाजार से फर्नीचर खरीदा, हमने कल एक नाटक देखा। आपने बाजार से, अब संवाद के लिए जो चीज़ें हैं उसे हम कभी नहीं पढ़ते, इसे छोड़ो, अब आगे वाला आ गया तो इट्स ओके। इसमें हमें एक नई चीज़ देखने को मिली है, दैट इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स। इंग्लिश में जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, इसी तरह से हमें इसमें रिक्त स्थानों को फिल करने के लिए, भरने के लिए बोला गया है। और बोथ पर्सन जो है यहाँ से इस पार्ट में नहीं दिए गए हैं, है ना, आगे का पता नहीं, इस पार्ट में बोथ पर्सन नहीं दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। नई चीज़ सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है, बाकी तो एज इट इज़ ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए इस कक्षा को करते हैं हम यहीं पर एंड, और मिलते हैं अगली कक्षा में। हमारा नया पाठ होगा आतिथ्य और 44। तो अच्छा ओके, कुछ और गड़बड़ हो जाएगी, स्क्रीन हिल रही है। हाँ ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। ये आप करके देखना भाई, ये सब जो दिए हुए हैं ना रूपांतरण वाले वाक्य, एक एक दो दो आप घर पे करके देखना प्लीज़। आपको समझ आए नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। चलो बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलती हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।